जय श्री श्याम दोस्तों। उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे होने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहती है, और उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? यह एक किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों, आपको बताना है। ब्रह्मोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या वलित पर्वत। दोस्तों, विभिन्न पर्वतों का निर्माण विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाओं के दौरान होता है। जैसे ब्रह्मोत्थ पर्वत जो होता है वो भ्रंश कगार बनने के कारण होता है, और ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निर्मित होते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो कटे छटे होते हैं, जैसे अरावली पर्वत है, काफ़ी प्राचीन होते हैं और ये समय के साथ कट छट जाते हैं। और वलित पर्वत जो होते हैं वह नवीनतम पर्वत होते हैं जो आज भी निर्मित हो रहे हैं या उनकी निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। तो दोस्तों, आपको बताना है हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत है क्योंकि यह अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों, यह भारत का सबसे युवा और अत्यधिक अस्थिर भूभाग है। अर्थात दोस्तों, इस भाग में भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है यह। महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के कारण इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। अर्थात दो प्लेटों के टकराने से जो आपस में टकरा रही है और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, उनके टकराने से इसका निर्माण हुआ है और यह निर्माण अभी भी जारी है। तो दोस्तों, इसे ध्यान में रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की दाएं किनारे की सहायक नदी है? सुबनसिरी, दिबांग, बुरही दिहिंग, लोहित। दोस्तों, आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबनसिरी। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। दोस्तों, मैंने यहाँ ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों के नाम दिए हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ सुबनसिरी, जलढाका, मानस, तौरस, संकोस और तीस्ता है। दोस्तों, तीस्ता और मानस का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा भी जाता है। और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ जो है दिबांग, लोहित, धनसिरी, बुरही दिहिंग और कोलांग है। दोस्तों, तो इन्हें ध्यान में रखें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की चट्टान क्वार्ट्जाइट से संबंधित है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो दोस्तों, आपको बताना है जो क्वार्ट्जाइट है वह कौन सी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत क्वार्ट्जाइट आते हैं। दोस्तों, रूपांतरित चट्टानों के सामान्य उदाहरण है क्वार्ट्जाइट, ग्नीस, स्लेट, परतदार चट्टान और संगमरमर आदि। संगमरमर चूना पत्थर से निर्मित एक कायापलट चट्टान है। दोस्तों, यह पूछ लिया जाता है चूना पत्थर से निर्मित कायापलट चट्टान कौन सी है या संगमरमर का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर से। स्लेट शैले और मैडस्टोन से निर्मित एक मोटामॉर्फिक चट्टान है। ग्नीस ग्रेनाइट से निर्मित एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। ग्रेफाइट कोयले से बनने वाली एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। दोस्तों, याद रखें इसको। तो दोस्तों, इनका निर्माण कैसे हो रहा है वो भी आप याद रखें। जो स्लेट है वह सैले और मैडस्टोन से निर्मित एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार पूछे जाते हैं, तो इन्हें नोट डाउन करें या इन्हें बार बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर की दिशा में पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों की व्यवस्था कीजिए। तो दोस्तों, आपको इनका दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बताना है। जो पहाड़ियाँ दी गई है, पालकोंडा की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ। आप सोचिए कि दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका क्रम क्या होगा। दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है और उत्तर में पहाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे दक्षिण की पहाड़ी जो है वह है पालानी की पहाड़ी, उसके बाद शिवराय की पहाड़ियाँ, फिर जावदी की पहाड़ियाँ और उसके बाद आता है पालकोंडा की पहाड़ी।
तो दोस्तों इन्हें ध्यान में रखें, ये सब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है ये। इनको ध्यान में यह भी रखें आप कि यह कौन से राज्य के अंतर्गत आती है। जैसे पालनी की पहाड़ियाँ जो है वह दक्षिणी भारतीय राज्यों केरल और तमिलनाडु में एक पर्वत श्रृंखला है। तमिलनाडु में स्लेम शहर के पास शिवराई की पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में वेल्लोर और तिरुवन्नमलाई जिलों के हिस्सों में जावदी की पहाड़ियाँ फैली हुई है दोस्तों। पालकोंडा की पहाड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के हिस्सा है एक। यह भी आप ध्यान में रखें, इन्हें नोट डाउन करें दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक्स आप बना सकते हो तो इन्हें शॉर्ट ट्रिक से याद रखें। इनका दक्षिण से उत्तर क्रम बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। दोस्तों आपको बताना है कि कर्क रेखा दिए गए राज्यों में से कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इन 8 राज्यों का नाम आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें याद रख सकते हो कोई शॉर्ट ट्रिक से तो वैसे याद रखें, वरना इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम आप याद रखें, उससे आपको इजीली याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इन राज्यों का क्रम पूछने का, तो वो भी आप उसका आंसर भी आप इजीली दे पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसी दर्रे से हम भारत का और चीन का व्यापार होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। यह भारत और चीन के बीच एक खुला व्यापार सीमा चौकी है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे जो हैं वह है जेलेपला दर्रा, डोनाकिया दर्रा, चिवा भज्जंग दर्रा। तो दोस्तों इनके नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमोग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम। दोस्तों आपको बताना है कि सोमोग झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिक्किम में। सोमोग झील को सोंगमो झील या चांगगू झील कहा जाता है। यह भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्वी सिक्किम क्षेत्र में एक ग्लेशियर झील है जो राजधानी गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी, यह सिक्किम राज्य में है, यह आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेगिस्तान का उत्तरी भाग सिंध की ओर और दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर ढाल पर स्थित है। दूसरा कथन है दोस्तों, इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक है। तीसरा कथन है दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम की ओर विस्तार है। तो दोस्तों 3 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है दिए गए कथनों में से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका ढाल जो है आपको पता होना चाहिए इसका, कि जो भारतीय रेगिस्तान है उसका ढाल किस तरफ है और उसमें बहने वाली नदियों में से सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात तीनों कथन सही है दोस्तों। भारतीय रेगिस्तान का उत्तरी भाग सिंध की ओर और दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर ढाल पर स्थित है। ये इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक है दोस्तों। पानी की कमी के कारण बरसात भी नहीं होती है, जिसके कारण नदियां सूख जाती है, तो वह पूर्णकालिक नहीं बहती है। यह प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिम की ओर विस्तार है दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल वाला और दक्षिणी भाग कच्छ की ओर ढाल वाला। दोस्तों इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो अजमेर से निकलती है राजस्थान के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रण के कच्छ में विलीन होती है यह। यद्यपि रेगिस्तान की आधारभूत चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, फिर भी अत्यंत शुष्क परिस्थितियों के कारण इसकी सतह की विशेषताओं को भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। याद रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखने में हो सकता है दोस्तों आपको ईजी लगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका ढाल जो पूछा जाता है उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। नदियों का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रेगिस्तान की नदियाँ हैं तो अल्पकालिक ही होगी। बाकी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग भी हो सकता है, दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको नोट डाउन करें इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के निवर्तन की ऋतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर इसका आंसर भी हमारे टाइपिस्ट मिश्रा जी ने आपको पहले ही दे दिया है। मिश्रा जी भी काफ़ी समझदार लगते हैं, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दिया। चलो सर दोस्तों आप देख लो इसे, और फिर भी हम पढ़ लेते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं कि मानसून के निवर्तन की ऋतु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कि वापसी बल्कि क्रमिक है और इसमें लगभग 3 महीने लगते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 महीने लगते हैं। क्रमिक रूप से वापसी होती है मानसून की। इस चरण के दौरान सबसे गंभीर और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय समुद्र में उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पीछे हटने के साथ आर्द्रता और बादलों का आवरण काफ़ी कम हो गया है, यह भी सही है। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, ये गलत है दोस्तों। यह देखें तो भारत का जो पूर्वी तट है उसके साथ साथ यह बारिश करता है, बारिश होती है निवर्तन मानसून से। तो तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है वहाँ पर इससे निवर्तन जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे काफ़ी बारिश होती है। तो ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ नीचे दी गई है जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप सोचिए कौन सा आंसर सही होगा इनका इससे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात नर्मदा जो है सबसे उत्तर की तरफ नदी है। दोस्तों आपको पता होगा नर्मदा सबसे उत्तर की तरफ है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वह दक्षिण की नदियां हैं। इन्हें हम सीधा नाम से याद रखते हैं, बोलते भी ऐसे ही हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इनका यही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। और नर्मदा और इन तीनों नदियों के बीच की नदी जो है वह है महानदी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में बहने वाली ये महत्वपूर्ण नदी है महानदी। और इस पर एक महत्वपूर्ण बांध भी बना हुआ है जो आपको याद होगा, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखें, इजी लग रहा होगा आपको लेकिन इतना इजी नहीं होता है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने वाला होता है। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो हमें स्कोर करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों आपको बताना है कोलेरू झील कौन से राज्य में स्थित है भारत के? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पानी की उथली झील है और कृष्णा नदी में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा और आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के बीच में स्थित है दोस्तों, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, पूछी जाती है बार बार, क्योंकि स्टेट तो लगभग बच्चों को याद ही रहते हैं कि कोलेरू झील जो फेमस झील है, जैसे कोलेरू झील फेमस है वो कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थित है यह पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो दोस्तों ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। दोस्तों आपको बताना है कि गुड़गांव नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है दोस्तों गुड़गांव नहर परियोजना, यह ध्यान में रखें। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मानसून काल में यमुना नदी के अतिरिक्त जल का सदुपयोग करना है दोस्तों। इसका निर्माण कार्य 1966 में शुरू हुआ और 1985 में पूरा हुआ। तो दोस्तों यह नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती लवणता के आधार पर
आपको समुद्रों का सही क्रम बताना है दोस्तों। दिए गए समुद्र, कुछ समुद्र के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, मृत सागर, कैरिबियन सागर, अंडमान सागर, बाल्टिक सागर। इनमें सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है? बढ़ते क्रम में आपको बताना है, बढ़ती लवणता के आधार पर इनका सही क्रम बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों। इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, सोचिए आप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे अधिक लवणता मृत सागर की है, उससे थोड़ी कम कैरिबियन सागर की है, उससे थोड़ी कम अंडमान सागर की है और उससे भी कम बाल्टिक सागर की है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रम ध्यान में रखें। मृत सागर भूमि पर चढ़ा हुआ है और पृथ्वी की सबसे निचली घाटी में है। इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक में पाया गया है यह। बाल्टिक सागर के उत्तरी यूरोप में पाया जाता है। बाल्टिक सागर जो है वह उत्तरी यूरोप में पाया जाता है दोस्तों, यह भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन के तौर पे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है अभी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 2009 में नई दिल्ली में, 2008 में हैदराबाद में, 2008 में नई दिल्ली में या 2009 में हैदराबाद में? दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखें। और इसकी स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? मुंबई के 26/11 हमलों के बाद एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई थी दोस्तों। यह भारत सरकार द्वारा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया एक संस्था है, की गई संस्था है यह। और यह राष्ट्रीय जांच अधिनियम 2008 के अधिनियम के कारण NIA की स्थापना हुई थी दोस्तों। 2008 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? पारंपरिक, नवीकरणीय, गैर पारंपरिक, गैर नवीकरणीय, गैर पारंपरिक, नवीकरणीय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बताना है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको ध्यान में होना चाहिए कि यह ऊर्जा कभी ख़त्म न होने वाली ऊर्जा है। तो उस आधार पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। यह गैर पारंपरिक स्रोत जो और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे हैं जो थोड़े समय के भीतर स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं और भूतापीय ऊर्जा उनमें से एक है। उनके उपयोग से उनका संपूर्ण क्षय नहीं होता है और उनके गठन में लाखों वर्ष नहीं लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार राज्य में सबसे मूल्यवान बॉक्साइट भंडार है दोस्तों, यह भी आप ध्यान में रखें। पंचपतमाली भंडार का संबंध कौन से राज्य से है? उड़ीसा राज्य से है। फैक्ट बनते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखें आप। और दोस्तों ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से पढ़कर आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देता इसके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? महेंद्रगिरी, अन्नामुदी, डोडा बेटा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ? जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनायमुदी। अनायमुदी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दोस्तों आप ध्यान में रखें, जैसे अन्नामुदी जो है वह अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, जो प्रायद्वीपीय पठार की भी सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियों को एलिफेंट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम घाट के दक्षिण भाग और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु और केरल की सीमा बनाती है। दोस्तों नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत की उच्चतम बिंदु डोडा बेटा चोटी है।
तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि डोडा बेटा चोटी नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी नहीं है। यह सिर्फ नीलगिरी पर्वत जो काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में, उसकी सर्वोच्च चोटी है। तो अन्नाईमुदी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है और यह अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, राजस्थान। दोस्तों आपको बताना है कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम राज्य में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तेल के कुएं में लगी आग, ऊष्मीय जल शक्ति संयंत्र, ज्वालामुखी और भूकंप, जंगल की आग। दोस्तों आपको बताना है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है दोस्तों। यह द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधसागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा। दोस्तों आपको बताना है दूधसागर जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोवा में। दोस्तों यह गोवा में मांडवी नदी या मंडोवी नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। यह भी आप ध्यान में रखें। इस नदी को, जो मंडोवी नदी है, इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। दूसरा कथन, पूर्वांचल की पहाड़ियों, पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों विशेषताएं कौन सी वनस्पति की है, किस प्रकार की वनस्पति की है, आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार या उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति के बारे में यहाँ बात हो रही है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति के पेड़ जो होते हैं वे अपने पत्ते नहीं गिराते हैं और यह पूर्वांचल की पहाड़ियों में, पश्चिम घाट के पश्चिम भाग और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ध्यान में रखें दोस्तों, आर्द्र सदाबहार वनों की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मिट्टी की पहचान करें। वे लाल से भूरे रंग की होती है। वे आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। मिट्टी में ह्यूम्स और नमी की कमी होती है दोस्तों। तो ये कौन सी मिट्टी की विशेषता है? शुष्क मिट्टी, ऊसर मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? आपको बताना है दोस्तों कि वे लाल से भूरे रंग की होती है। वे आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। मिट्टी में ह्यूम्स और नमी की कमी होती है। यहाँ कौन सी मिट्टी की बात हो रही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी लाल से भूरे रंग की होती है और प्रकृति में आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है दोस्तों। याद रखें, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तेजी से वाष्पीकरण के कारण मिट्टी में ह्यूम्स की और नमी की कमी होती है। उचित सिंचाई के बाद ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान की तरह खेती योग्य हो जाती है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो 82.5 डिग्री है वह कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से, कर्नाटक में बेंगलोर से, मध्य प्रदेश में भोपाल से या महाराष्ट्र में नागपुर से? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है दोस्तों।
भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है यह, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के दौरान भारत में लिंगानुपात में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई थी? और 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 91, 2001 से 2011। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से दशक के दौरान भारत में लिंगानुपात में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961 से 71 के दौरान भारत में लिंगानुपात में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई थी। दोस्तों 1961 में लिंगानुपात 941 था, जो कि 1971 में 930 रह गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। आप डिस्कशन में देख सकते हैं लिंगानुपात में बढ़ोतरी कब हुई थी, तेजी कब आई थी, इसका एक ग्राफ का इमेजिन कर सकते हैं, उसे आपको याद रहेगा और एग्जाम में जो भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर तक की श्रेणियों का सही क्रम है? जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज। ये 4 रेंज आपको दी गई है पर्वतों की, इनमें से आपको इसका दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम बताना है दोस्तों, कौन सा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। यह इसका सही क्रम है दोस्तों। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कलेजा, मतलब उत्तर से दक्षिण के लिए शॉर्ट ट्रिक है कलेजा, के से काराकोरम, एल से लद्दाख और जे से जास्कर। यह आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मैप से पढ़िए, मैप में देख के पढ़ेंगे तो आप इनकी लोकेशन याद रहेगी। दोस्तों ज्योग्राफी में लोकेशन ही सब कुछ है, आपको लोकेशन के हिसाब से विभिन्न जो भी पर्वत रेंज है, पर्वतों की रेंज है, चाहे वह स्टेट्स है, चाहे कुछ भी है, भौगोलिक रूप से कुछ भी है, उसको आप मैप में देखकर उनकी डायरेक्शन देखकर ही आप याद रख सकते हो, वरना बार बार भूल जाओगे आपसे। तो मैं आपको बोलूँगा एक एटलस अपने पास रखें और उसे बार बार देखें, उसी में देख के इसे पढ़िए तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।